Explore madness and freedom with Caligula. लर्न इजी प्रेप में आपका स्वागत है। आज हम डाइव कर रहे हैं एल्बर्ट कैमूस की ब्रिलियंट प्ले कैलिगुला की फर्स्ट एक्ट में। ये कहानी है पावर, फिलॉसफी और पागलपन के बीच की एक बहुत ही ब्लरी लाइन की। और ये सब शुरू होता है एक सिंपल से सवाल से। सोच के देखिए, क्या होता है जब एक इंसान जिसके पास एब्सोल्यूट पावर है उसे अचानक एहसास हो कि लाइफ का कोई मतलब ही नहीं है। यही वो मोमेंट है जहां से एक एम्परर एक मॉन्स्टर में बदलना शुरू होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है सीधे रोम के पैलेस से, जहां इस वक्त सिर्फ खौफ और कंफ्यूजन का माहौल है। सीन ये है कि एम्परर कैलिगुला गायब है। 3 दिन हो चुके हैं, उसकी कोई खबर नहीं। वो अपनी बहन और अपनी लवर द्रुसिला की मौत के ठीक बाद ही जैसे हवा में घुल गया। पैलेस के जो पेट्रिशियंस हैं, यानी रोम के सबसे पावरफुल और रिच लोग, वो थोड़े नर्वस हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि वो सिचुएशन समझ गए हैं। उनके लिए ये बस एक औरत के लिए दुख मनाने जैसा है। उनका एटीट्यूड है, ओ इट्स फाइन, ग्रीफ नेवर लास्ट फॉरएवर। कितनी गलतफहमी में है वो। लेकिन सब लोग इतने बेवकूफ नहीं है। कैलिगुला का एक साथी है हेलिकॉन, और वो इन सब लोगों की सिंपल थिंकिंग को बिल्कुल नहीं मानता। वो उन्हें सीधा चैलेंज करता है, कहता है जब इतने सारे एक्सप्लेनेशंस हो सकते हैं तो तुम लोग सबसे सिंपल और बेवकूफी भरा एक्सप्लेनेशन ही क्यों पकड़ के बैठे हो। उसका पॉइंट बिल्कुल क्लियर है, कैलिगुला का गायब होना किसी मामूली दुख से कहीं ज्यादा गहरा और कहीं ज्यादा खतरनाक है। और जब कैलिगुला फाइनली वापस आता है तो ये साफ हो जाता है कि हेलिकॉन बिल्कुल सही था। ये कभी दुख के बारे में था ही नहीं, कैलिगुला एक अजीब सी खोज पर निकला था, एक ऐसी चीज की तलाश में जो इस दुनिया में मिल ही नहीं सकती। और फिर वो लौट आता है, पर ये वो कैलिगुला नहीं है जिसे रोम जानता था। उसके कपड़े मिट्टी में सने हुए हैं, बाल गीले हैं और उसकी आंखों में एक अजीब सा पागलों वाला एक्सप्रेशन है। वो एक पूरी तरह बदला हुआ इंसान है और ये एक नई और बहुत ही डरावनी शुरुआत है। वो कहता है कि वो कुछ ढूंढ रहा था, एक ऐसी चीज जिसने उसे 3 दिन और 3 रात पागल किए रखा। तो जब उससे पूछा जाता है कि वो आखिर ढूंढ क्या रहा था, उसका जवाब सब कुछ बदल देता है। कैलिगुला कहता है, आई वॉन्टेड द मून, मैं चांद चाहता था। नाउ ऑब्वियसली वो सचमुच का चांद नहीं मांग रहा है, राइट। चांद यहाँ एक पावरफुल मेटाफोर है द इम्पॉसिबल के लिए, वो चीज जो इस दुनिया की लिमिट्स के बाहर है। कैलिगुला को रियलाइज हो गया है कि ये दुनिया, ये जिंदगी पूरी तरह से अनसैटिस्फैक्ट्री है और अब उसके लिए सिर्फ नामुमकिन चीजें ही पाने के लायक है। तो इस नामुमकिन की खोज ने कैलिगुला को एक सच्चाई से मिलाया, एक ऐसी सच्चाई जो इतनी सिंपल और इतनी भयानक है कि अब वो उसकी पूरी दुनिया और पूरे रोम को हमेशा के लिए बदल देगी। देखिए, ड्रुसिला की मौत ने उसे प्यार के बारे में नहीं सिखाया, उसने उसे पूरी इंसानियत के बारे में एक अजीब सच दिखाया। और वो सच्चाई बेहद सिंपल है, Men die and they are not happy। इंसान मर जाते हैं और वो खुश नहीं होते। बस यही वो छोटा सा लेकिन दिल दहला देने वाला सच है जिसने कैलिगुला को हमेशा के लिए बदल दिया है। और ये बदलाव कितना बड़ा है, जस्ट लुक एट दिस। पहले वाला कैलिगुला एक जस्ट मैन, एक न्यायप्रिय इंसान बनना चाहता था। उसका मानना था कि दूसरों को दुख देना सबसे बड़ी गलती है। लेकिन नया कैलिगुला, उसने अब लॉजिकल बनने का फैसला किया है। उसके लिए इंसान की जिंदगी की अब कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जहां पहले वो आर्ट और लव में सुकून ढूंढने को कहता था, अब वो इन सब चीजों को झूठ मानता है। तो ये नए भयानक लॉजिक का नतीजा क्या होगा? सिंपल, आतंक। एक ऐसा आतंक जो कैलिगुला की एब्सोल्यूट पावर के साथ मिलकर पूरे रोम पर छा जाएगा। वो आते ही अपना पहला ऑर्डर देता है, एक अजीब, बिल्कुल ठंडा और परफेक्टली लॉजिकल इकोनॉमिक प्लान। स्टेप 1, सारे पेट्रिशियंस अपने बच्चों को अपनी जायदाद से बेदखल करेंगे। स्टेप 2, वो सब एक नई विल लिखेंगे जिसमें उनका सारा पैसा स्टेट के नाम होगा। और फाइनली स्टेप 3, स्टेट उन्हें एक एक करके एग्जीक्यूट करेगी ताकि वो इनहेरिटेंस का पैसा कलेक्ट कर सके। ये प्लान इतना अजीब है और इतना लॉजिकल है कि यही इसकी सबसे डरावनी बात है। और वो इसका जस्टिफिकेशन कैसे देता है? वो कहता है, अगर ट्रेजरी यानी सरकारी खजाना सबसे इंपॉर्टेंट है तो फिर ह्यूमन लाइफ की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ये तो ऑब्वियस होना चाहिए। वो उन्हीं पेट्रिशियंस के मटेरियलिस्टिक रूल से खेल रहा है जिन्होंने हमेशा दौलत को इंसानों से ऊपर रखा। अब कैलिगुला बस उसी लॉजिक को उसके आखिरी डरावने अंजाम तक ले जा रहा है। पर वो ये सब कर क्यों रहा है? आखिर उसका अल्टीमेट गोल क्या है? सिर्फ एक लफ्ज, आजादी, फ्रीडम। लेकिन ये एक नई और बहुत ही डरावनी आजादी है। कैलिगुला का अब ये मानना है कि इस दुनिया की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, और जिस दिन इंसान को ये एहसास हो जाता है वो अपनी आजादी जीत लेता है। और इस लॉजिक के हिसाब से अब पूरे रोमन एम्पायर में सिर्फ वही एक आजाद इंसान है। क्यों? क्योंकि सिर्फ उसी ने इस कड़वे सच को एक्सेप्ट किया है। बाकी सब लोग झूठी उम्मीदों और बेमतलब वैल्यूज के गुलाम हैं। वो पूरे कॉन्फिडेंस से अपना नया मिशन डिक्लेयर करता है, आई एम टेकिंग ओवर अ किंगडम वेयर द इम्पॉसिबल इज किंग। मैं एक ऐसी सल्तनत बना रहा हूं जहां नामुमकिन ही कानून होगा, जहां इस बेमतलब दुनिया के सारे नियम तोड़े जाएंगे। और एक्ट 1 के बिल्कुल आखिरी पलों में कैलिगुला अपने इस ट्रांसफॉर्मेशन को सील कर देता है। वो आईने में अपनी ही शक्ल का सामना करता है और फिर उसे तोड़ देता है, अपने पुराने सेल्फ को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। और जैसे ही आना टूटता है वो गर्व से अपना नाम लेता है, कैलिगुला। उसने अपनी इस नई मॉन्स्टर वाली आइडेंटिटी को पूरी तरह अपना लिया है और उसके लिए एब्सोल्यूट फ्रीडम अब एब्सोल्यूट टेरर यानी अनंत आतंक बनने वाला है। वेलकम बैक एवरीवन। तो चलिए एल्बर्ट कैमू के मास्टरपीस कैलिगुला की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पिछली बार हमने देखा था कि कैसे अपनी बहन ड्रुसिला की मौत के बाद कैलिगुला कंप्लीटली बदल गया। उसके अंदर एक अजीब, एक टेरिफाइंग लॉजिक ने जन्म लिया था। अब हम देखेंगे कि वो लॉजिक उसे कहाँ ले जाता है। आज हम एक्ट 2 में डाइव कर रहे हैं। हम देखेंगे कि कैसे उसके खिलाफ एक बगावत शुरू होती है, उस बगावत के पीछे की फिलॉसफी क्या है और कैलिगुला अपने जुल्म को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाता है।
ओके, सो अब कहानी में 3 साल का जंप है, 3 years have passed, और रोम की जो इलीट क्लास है यानी पेट्रिशियंस, वो कैलिगुला के जुल्म से बिल्कुल तंग आ चुके हैं। देव हैड इनफ। और देखिए, उनकी बगावत के रीजंस बहुत बहुत पर्सनल हैं। किसी की प्रॉपर्टी छीन ली गई है, किसी के बाप बेटे मारे गए हैं, उनकी बीवियों को जलील किया गया है और उन्हें खुद पब्लिकली ह्यूमिलिएट किया गया है। तो ये जो गुस्सा है ना, ये बदले की आग से पैदा हुआ है। लेकिन इस साजिश में एक कैरेक्टर है चिरेया, जो इन सबसे बहुत अलग है। वो इस बगावत को ज्वाइन करता है, बट फॉर अ वेरी डिफरेंट, अ मच डीपर रीजन। उसके लिए ये लड़ाई कैलिगुला से नहीं, उसकी सोच से है। और ये कंपैरिजन बिल्कुल क्लियर कर देता है। एक तरफ है पेट्रिशियंस जो पर्सनल बेइज्जती का बदला लेना चाहते हैं, और दूसरी तरफ है चिरेया जो एक आइडिया, एक फिलॉसफी से लड़ रहा है। वो दुनिया में मीनिंग को वापस लाना चाहता है। चिरेया के लिए असली प्रॉब्लम कैलिगुला का अब्सर्ड लॉजिक है। ये लॉजिक कहता है कि लाइफ मीनिंगलेस है, जीने की कोई वजह नहीं है, और चिरेया कहता है कि इस सोच के साथ इंसान जी नहीं सकता, इट्स इनटॉलरेबल। और यहाँ चिरेया एक बहुत पावरफुल बात कहता है। वो समझता है कि कैलिगुला की फिलॉसफी लॉजिकल है, बट इट्स अ लॉजिक दैट टर्न्स इनटू कॉर्प्सेस, लाशों में बदल जाती है। और जब आप ऐसी फिलॉसफी से बहस नहीं कर सकते, तो आपको उसे लागू करने वाले को ही रोकना पड़ता है। यू हैव टू स्ट्राइक। नाउ दिस इज वेयर थिंग्स गेट रियली चिलिंग। कैलिगुला को पता है कि उसके खिलाफ साजिश हो रही है, तो वो क्या करता है? वो साजिश करने वालों को डिनर पर बुलाता है, और ये डिनर एक साइकोलॉजिकल वेपन बन जाता है। जस्ट इमेजिन द सीन। वो शुरुआत करता है लैपिडस को मेंटली टॉर्चर करके। उसे डायरेक्टली पूछता है, तुम उदास इसलिए हो क्योंकि मैंने तुम्हारे बेटे को मार दिया? और फिर वो उसे मजबूर करता है कि वो अपने ही बेटे की मौत पर सुनाए गए एक बेहुदे मजाक पर हंसे। और ये समझना जरूरी है, ये सिर्फ क्रूअल्टी नहीं है, ये एक कैलकुलेटेड परफॉर्मेंस ऑफ पावर है। कैलिगुला सबको ये दिखा रहा है कि वो सिर्फ उनके जिस्मों का नहीं, बल्कि उनके दिमाग, उनके इमोशंस का भी मालिक है, एब्सोल्यूट कंट्रोल। फिर वो अगले टारगेट पर जाता है, मूशियस। डिनर के बीच में उसकी पत्नी को ले जाता है, और कुछ देर बाद उसे ऐसे वापस करता है जैसे वो कोई चीज हो, कोई ऑब्जेक्ट। ये ऐसी ह्यूमिलिएशन है जिसका कोई जवाब नहीं। तो ये पूरी दावत, ये अजीब खौफनाक स्पेक्टिकल कैलिगुला के अब्सर्ड लॉजिक का एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है। ये लॉजिक कहता है कि अगर दुनिया में किसी चीज का कोई मतलब नहीं है, तो फिर सब कुछ अलाउड है, एनीथिंग इज परमिटेड। इस डिनर के बाद कैलिगुला का टेरर पर्सनल लेवल से उठकर पब्लिक हो जाता है। अब वो सिर्फ कुछ लोगों को नहीं, पूरे रोम को अपनी दहशत का हिस्सा बनाता है। और इसकी शुरुआत एक चिलिंग ऑर्डर से होती है। वो ऑर्डर देता है कि कल से सारे पब्लिक ग्रैनरीज यानी अनाज के गोदाम बंद कर दिए जाएं। बस ऐसे ही वो एक नेशनल फेमिन, एक अकाल पैदा करना चाहता है, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि वेल, बिकॉज ही कैन। और ये रहा उसका जस्टिफिकेशन। उसकी फिलॉसफी सिंपल है, मेरी आज़ादी, मेरी फ्रीडम हमेशा किसी और की कीमत पर आएगी। हिज फ्रीडम रिक्वायर्स द सफरिंग ऑफ अदर्स। और इस फिलॉसफी का सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल हमें दिखता है मजेनिया के केस में। मजेनिया एक बूढ़ा पेट्रिशियन है। कैलिगुला को शक है कि उसके पास जहर का तोड़ है। ज़रा इस लॉजिक को देखिए, ये एक परफेक्ट इनएस्केपेबल ट्रैप है। वो मिरेया से कहता है, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें जहर दूंगा? अगर मैं नहीं देता तो तुम मुझ पर बेवजह शक करने के गुनहगार हो, और अगर मैं देता हूं तो तुम मेरी मर्जी के खिलाफ जाने के गुनहगार हो। इस लॉजिक के हिसाब से मिरेया हर हाल में गिल्टी है, और इसलिए उसे मरना ही होगा। और सबसे हॉरिफाइंग बात, बाद में कैलिगुला को पता चलता है कि मरिया के पास कोई एंटीडोट नहीं था, उसके पास सिर्फ एस्थमा की दवा थी। लेकिन कैलिगुला का रिएक्शन, कोई फर्क नहीं पड़ता, मरना तो सबको है, थोड़ा जल्दी थोड़ा देर से। कंप्लीट इंडिफरेंस। इस एक्ट का एंड एक बहुत ही अजीब और ट्रैजिक एनकाउंटर से होता है। ये मुलाकात है कैलिगुला और सिपियो के बीच। सिपियो एक यंग पोएट है जिसके फादर को कैलिगुला ने ही मारा था। और फिर फॉर जस्ट अ मोमेंट कुछ अजीब होता है, दोनों के बीच एक कनेक्शन बनता है। वो नेचर की खूबसूरती के बारे में बात करते हैं और एक दूसरे के सेंटेंसेस पूरे करने लगते हैं। इट्स लाइक दे शेयर द सेम सोल। इस पल में हमें उसकी कैलिगुला की झलक मिलती है जो शायद वो हो सकता था, एक सेंसिटिव आदमी, एक पोएट जो दुनिया की खूबसूरती को समझता है। लेकिन जितनी तेजी से ये पल बनता है, उतनी ही बेरहमी से कैलिगुला उसे तोड़ देता है। वो कहता है ये सब थोड़ा एनीमिक है, कमजोर है, और वो एडमिट करता है कि वो बस एक रोल प्ले कर रहा था, एक्टिंग कर रहा था। और उस पल में स्किपियो पूरी तरह से हॉरिफाइड सच्चाई को देख लेता है। उसे समझ आ जाता है कि कैलिगुला की सारी क्रूअल्टी, उसकी सारी दहशत एक बहुत गहरे, एक भयानक अकेलेपन से पैदा हुई है, अ लोनलीनेस जिससे वो खुद भी नहीं भाग सकता। तो एक्ट 2 हमें यहाँ लाके छोड़ता है। ये हमें दिखाता है कि कैलिगुला का वर्ल्ड व्यू, उसकी मीनिंगलेसनेस की फिलॉसफी आखिर में किस चीज को जन्म देती है। एक ऐसी दुनिया जो लाशों से, डर से और एक ऐसे अकेलेपन से भरी है जिससे खुद कैलिगुला भी कैद है। याद है पिछले पार्ट्स में हमने क्या देखा था? हमने देखा कि कैलिगुला ने लॉजिक को उसके एब्सोल्यूट टेरिफाइंग एक्सट्रीम तक ले जाने का फैसला किया। तो पार्ट 3 में हम डाइव करने वाले हैं उसके दिमाग के सबसे अंधेरे हिस्सों में। देखते हैं कि आज़ादी पाने की ये जो उसकी जिद है, वो उससे अकेलेपन, नफरत और फाइनली तबाही तक कैसे ले जाती है। अगर कैलिगुला के एक्शंस को समझना है ना, तो सबसे पहले उसके मन के अंदर झांकना पड़ेगा। और इसकी चाबी, इसकी चाबी मिलती है इस हॉन्टिंग कोट में। वो कहता है कि अरे, हम कभी अकेले होते ही नहीं हैं। हमेशा हमेशा हमारे साथ चलता है हमारा पास्ट, प्यार, अफसोस, अधूरी ख्वाहिशें। और ये सब यादें उसके अकेलेपन को एक ऐसी भीड़ बना देती हैं, एक ऐसा शोर जो उसे एक पल भी शांत नहीं रहने देता। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कैलिगुला के अकेलेपन की। लेकिन एक मिनट, ये वो सुकून वाला अकेलापन नहीं है जो हम सोचते हैं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक शोर से भरा खालीपन है, जहां उसकी यादें बिल्कुल भूत की तरह उसके आसपास मंडराती रहती हैं। और अकेलेपन की जो असली अजीब सी तस्वीर है ना, वो कैलिगुला दिखाता है सिपियो को। वो उससे कहता है कि ये सच्ची खामोशी, सच्ची सॉलिट्यूड नहीं है, ये तो एक गूल हॉन्टेड विल्डरनेस है। मतलब एक ऐसी बंजर जगह जहां भूत रहते हैं, एक ऐसी जगह जहां हर तरफ सिर्फ शोर है,
यहाँ तक कि उसके प्लेजर्स, उसकी मौज मस्ती सब बेमानी है। उसे शांति तो दूर, सिर्फ अपने ही दिमाग का शोर सुनाई देता है। अब ये सब सुनकर सिपियो उससे एक सवाल पूछता है। वो पूछता है, क्या तुम्हारे पास कोई सोलेस है? सोलेस यानी कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी सीक्रेट कंफर्ट जो तुम्हें हिम्मत देती हो जब लाइफ बिल्कुल अनबेरेबल हो जाए, कोई ऐसी जगह जहां तुम इस टॉर्चर से, इस अजाब से बच सको। और कैलिगुला का जो जवाब आता है ना, वो सच में चिलिंग है। वो कहता है, हाँ है मेरे पास कुछ ऐसा। स्कॉर्न, स्कॉर्न मतलब नफरत, कंटेम्प्ट। सोचो, यही उसका कंफर्ट है, यही उसकी पनाह, इंसानों से और इस पूरी दुनिया से नफरत करना। और दोस्तों, यही नफरत उसके अगले हर कदम की, हर जुल्म की नींव बनने वाली है। तो इसी नफरत से हम आगे बढ़ते हैं। कैलिगुला अब सिर्फ इंसानों पर नहीं रुकता, नहीं, अब वो एक कदम आगे जाता है और सीधे देवताओं का ही मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। वो अपने इस स्कॉर्न को, इस नफरत को एक बिल्कुल नए, एक ब्लास्फेमस लेवल पर ले जाता है। तो सीन कुछ ऐसा है, इमेजिन कीजिए, एक अजीब सा थिएट्रिकल परफॉर्मेंस चल रहा है और हेलिकॉन बिल्कुल किसी मेले के अनाउंसर की तरह चिल्ला रहा है, आइए आइए, आपकी आंखों के सामने एक चमत्कार होने जा रहा है। और वो किसे बुला रहा है? रोम के सबसे पावरफुल लोगों को, पेट्रिशियंस को, एक डिवाइन रेवलेशन देखने के लिए। और जब पर्दा उठता है तो सामने जो नजारा है वो अजीब से भी ज्यादा अजीब है, अनसेटलिंग है। कैलिगुला गॉडेस वीनस की एक ग्रोटेस्क सी ड्रेस पहने एक पेडिस्टल पर खड़ा है और वो लोगों से अपनी पूजा करवा रहा है। उन्हें एक ब्लास्फेमस प्रार्थना यानी ईश्वर निंदा वाली प्रार्थना दोहराने पर मजबूर कर रहा है। और इतना ही नहीं, इस परफॉर्मेंस के लिए पैसे भी मांग रहा है। ये बेसिकली पावर और रिलीजन की बेमतलबी पर एक बहुत ही डार्क, भयानक कमेंट था। लेकिन इस पूरे ड्रामा का जो कोर है, जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, वो है ये लाइन। वो उन पेट्रिशियन से, रोम के इन बड़े लोगों से बुलवाता है, हमें इस दुनिया का सच बताओ कि इसका कोई सच नहीं है। सोच के देखिए, ये सिर्फ पागलपन नहीं है, ये कैमो की जो ऑब्जर्व्ड फिलॉसफी है ना, उसका एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है, एक प्रैक्टिकल लेसन। कैलिगुला उन सबसे पावरफुल लोगों के मुंह से ये एक्सेप्ट करवा रहा है कि इस दुनिया का कोई मतलब नहीं है, कोई सच नहीं है। और जब आपको लगता है कि इससे अजीब क्या ही होगा, तब आता है एक शॉकिंग ट्विस्ट, द पंच लाइन। जाते वक्त कैलिगुला उनसे कहता है, सुनो, जब जाओ ना तो लेफ्ट वाले एग्जिट से ही निकलना, क्योंकि बाकी एग्जिट्स पर मैंने सिपाही खड़े किए हैं जिनको ऑर्डर है कि जो भी वहां से निकले उसे मार दो। जस्ट लाइक दैट। यहाँ वो एक मजाक को, एक डिवाइन पैरोडी को बिल्कुल असली डेडली पावर के साथ मिक्स कर देता है। वो ये दिखा रहा है कि बस उसकी मर्जी ही कानून है। दैट्स इट। बाद में जब सिपियो उससे इसके बारे में पूछता है तो वो इसका रीजन भी बताता है। वो कहता है, मैंने इन इमेजिनरी गॉड्स को साबित कर दिया कि कोई भी इंसान उनका ये एब्सर्ड रोल परफेक्टली प्ले कर सकता है। बस एक शर्त है, उसे उनकी तरह ही क्रूअल यानी जालिम बनना पड़ेगा। तो उसके लिए ये जो ब्लास्फेमी थी, ये कोई मजाक नहीं था, ये एक फिलोसफिकल पॉइंट था। ये दिखाने का तरीका कि भगवान तो बस एक इल्यूजन है और इस दुनिया की असली डिवाइन पावर अगर कोई है तो वो है जुल्म। चलिए अब आते हैं इस प्ले के सबसे अहम मोड़ पर, एक इंटेलेक्चुअल क्लैश। ये है दो अलग अलग लॉजिक, दो अलग अलग सोच का टकराव। और ये लड़ाई है कैलिगुला और कॉन्स्पिरेटर चेरिया के बीच में। ये दोनों इस प्ले के इंटेलेक्चुअल कोर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब चेरिया को देखिए, वो कैलिगुला से नफरत नहीं करता, पर्सनल दुश्मनी नहीं है उसकी। वो कैलिगुला को एक खतरा मानता है, एक ऐसा खतरा जो उस सिक्योरिटी, उस स्टेबिलिटी को तोड़ रहा है जिसकी हम सबको, आपको, मुझे, सबको जरूरत होती है आराम से जीने के लिए, खुश रहने के लिए। उसकी डिमांड पता है बहुत सिंपल है। वो कहता है, मैं एक ऐसी उल्टी पुल्टी दुनिया में जीने से इनकार करता हूँ, मैं बस सिक्योर रहना चाहता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं इन दोनों का कॉन्फ्लिक्ट असल में दो अलग अलग फिलोसफीज का कॉन्फ्लिक्ट है। एक तरफ है कैलिगुला का एब्सोल्यूट डिस्ट्रक्टिव लॉजिक जो कहता है कि अगर दुनिया बेमतलब है तो सब कुछ अलाउड है, हर एक्शन आजाद है। और दूसरी तरफ है चेरिया की ह्यूमैनिस्टिक सोच जो कहती है, नहीं, हमें खुशी और सिक्योरिटी चाहिए और उसके लिए हमें जीने के लिए कुछ रूल्स, कुछ मीनिंग की जरूरत है, भले ही वो मीनिंग हमने खुद बनाया हो। और इनकी बातचीत का जो क्लाइमैक्स है वो बेहद ड्रामेटिक है। देखिए क्या होता है। कैलिगुला के पास चेरिया के खिलाफ साजिश का पक्का सबूत है, एक टैबलेट। वो चिड़िया को सामने बुलाता है, उसे कन्फ्रंट करता है, उसे कहता है, बताओ अपना केस स्टेट करो। और फिर वो उस सबूत को, उस टैबलेट को आग में जला देता है और चिड़िया को इनोसेंट डिक्लेयर कर देता है। ये एक्ट चिड़िया को अंदर तक हिलाकर रख देता है। और इस एक्ट के पीछे कैलिगुला का मैसेज बिल्कुल साफ है। वो बेसिकली कह रहा है, देखो मेरी पावर, देवता भी अगर किसी को माफ करते हैं तो पहले सजा देते हैं, लेकिन तुम्हारे एम्परर को, मुझे, तुम्हें माफ करने के लिए सिर्फ एक मशाल की आग चाहिए। ऐसा करके वो साजिश और सजा के पूरे लॉजिक को ही खत्म कर देता है। ये उसकी आजादी का, उसकी अल्टीमेट फ्रीडम का सबसे बड़ा प्रदर्शन है। और चेरिया बिल्कुल लाजवाब, डम्बफाउंडेड रह जाता है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसी एब्सोल्यूट आजादी, ऐसी लिमिटलेस पावर, इसका अंजाम क्या होता है? तो चलिए अपने आखिरी सेक्शन में देखते हैं कि कैलिगुला की ये फिलॉसफी उसे आखिरकार कहाँ ले जाती है। तो अब चिड़िया कोशिश करता है स्किपियो को अपनी साजिश में शामिल करने की, और ये वही स्किपियो है, याद है ना, जिसके फादर को कैलिगुला ने मारा था। लेकिन सरप्राइजिंगली स्किपियो साफ मना कर देता है। क्यों? क्योंकि वो कैलिगुला के लिए अपनी एम्पैथी में, अपनी हमदर्दी में फंस गया है। और फिर स्किपियो वो बात कहता है जो इस प्ले की सबसे ट्रेजिक लाइंस में से एक है। वो कहता है, अगर मैं उसे मार भी दूं ना, मेरा दिल तब भी उसके साथ ही होगा। वही आग जो उसके दिल में है वही मेरे दिल में भी जलती है। एक पोएट होने के नाते स्किपियो कैलिगुला के दर्द को, उसके गुस्से को समझता है, भले ही वो खुद उसके जुल्म का शिकार हुआ हो। ये लाइन कैलिगुला के अकेलेपन की असली गहराई दिखाती है। सोचो, वो इतना अकेला है कि उसका दुश्मन भी उसके दर्द को समझता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम कैलिगुला को अकेले देखते हैं। वो आईने में अपनी परछाई से बात कर रहा है और फाइनली आखिरकार वो एक्सेप्ट करता है अपने इस लॉजिकल रास्ते के खालीपन को। उसे एहसास होता है, इतने सारे लोग मर गए, इतनी मौतों से सिर्फ एक खालीपन ही तो मिला है। और बिल्कुल अंत में जब साजिश करने वाले उसे मारने के लिए आते हैं,
उसे एक आखिरी अजीब सा हॉन्टिंग सा एहसास होता है। उनके गुस्से और नफरत से भरे चेहरों में उसे वो ही एक भगवान दिखता है जिसकी उसने पूरी जिंदगी पूजा की थी। और वो भगवान कौन है? इंसान का दिल, गंदा और कायर। उसकी आज़ादी की खोज का अंजाम यही था। उसने लोगों को लॉजिक और मोरालिटी से इतना आज़ाद कर दिया कि आखिर में उन्होंने उसे मारने की आज़ादी भी ले ली। एल्बर्ट कैमूज कैलिगुला। तो चलिए अब इस प्ले के सबसे ड्रामेटिक और फिलोसॉफिकल क्लाइमैक्स को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं एम्परर कैलिगुला का फाइनल डिसेंट इनटू मैडनेस। तो कहानी अब अपने आखिरी मोड़ पर है। पूरा रोमन एम्पायर कैलिगुला के आतंक से कांप रहा है और चेरिया, जो इसके खिलाफ बगावत को लीड कर रहा है, कैलिगुला के लॉजिक को समझने की कोशिश कर रहा है। उसे लगता है कि कैलिगुला लोगों को सोचने पर मजबूर करता है, क्योंकि जब आप इनसिक्योर होते हो तो आपका दिमाग सबसे तेज चलता है। इस पहली सेक्शन में हम देखेंगे कि कैसे कैलिगुला अपने दरबार को एक स्टेज बना देता है जहां डर और अजीब आर्ट का एक परफॉर्मेंस चल रहा है। ये उसकी फिलॉसफी इन एक्शन है, बिल्कुल टेरिफाइंग। सीन कुछ ऐसा है। देर रात सारे पेट्रिशियंस को कैलिगुला के दरबार में बुलाया जाता है। सब डर से कांप रहे हैं। उन्हें लगता है बस आज उनकी साजिश पकड़ी गई और अब उन्हें टॉर्चर किया जाएगा। लेकिन इस डर के माहौल में सिर्फ चेरिया शांत है। वो सबको कहता है शांत रहो और एम्परर के इस अजीब खेल को समझो। चेरिया उसे उन्हें कैलिगुला की एक फेवरेट लाइन याद दिलाता है जो वो अक्सर किसी को मारने के बाद कहता था। मतलब उसे इस बात पर गर्व था कि उस पर किसी चीज का असर नहीं होता। इससे आप समझ सकते हैं कि कैलिगुला इंसानी दर्द से कितना दूर हो चुका था। उसके लिए ये सब बस एक तमाशा था। और फिर परफॉर्मेंस शुरू होता है। अचानक पर्दे के पीछे से म्यूजिक आता है और कैलिगुला फूलों का ताज पहनकर एक अजीब सा शैडो डांस परफॉर्म करता है। परफॉर्मेंस के बाद उसकी पत्नी सी सोनिया सबसे पूछती है, कैसा लगा आपको ये आर्टिस्टिक इमोशन? और यहाँ देखिए रिएक्शंस में कितना बड़ा फर्क है। डरे हुए पेट्रिशियंस अपनी जान बचाने के लिए झूठी तारीफ करते हैं, बहुत खूबसूरत था। लेकिन शरिया का जवाब, इट वॉज वेरी हाई आर्ट, तन से भरा है। वो डर से नहीं बल्कि कैलिगुला के इस अब्सर्ड थिएटर को समझते हुए बोल रहा है। लेकिन तमाशा अभी खत्म नहीं हुआ। अब कैलिगुला बीमार होने का नाटक करता है। झूठी वफादारी दिखाने के जोश में कैसियस नाम का एक पेट्रिशियन कहता है कि वो कैलिगुला के लिए अपनी जान दे देगा। और कैलिगुला वो फौरन उसके ऑफर को आंसुओं के साथ एक्सेप्ट कर लेता है और कैसियस को मारने के लिए भेज देता है। यहाँ कैलिगुला का ट्विस्टेड लॉजिक देखिए। वो उन लोगों को लाइफ की कीमत सिखा रहा है जो इसे इतनी आसानी से दांव पर लगा रहे थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कैलिगुला की क्रूएल्टी के अगले एक्ट पर, जहां वो आर्ट को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है, सिर्फ अपनी एब्सोल्यूट पावर दिखाने के लिए। वो एक पोएट्री कंपटीशन अनाउंस करता है। टॉपिक है डेथ। टाइम सिर्फ 1 मिनट। और जज, वेल ऑफ कोर्स सिर्फ कैलिगुला। ये कोई आर्ट फेस्टिवल नहीं है, ये पावर का एक ब्रूटल शो है। यहाँ क्रिएटिविटी भी उसकी मर्जी के गुलाम है। जब चेहरा उसे पूछता है कि क्या वो खुद हिस्सा लेगा, कैलिगुला कहता है जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके लिए उसकी पूरी जिंदगी, उसके सारे कारनामे खुद एक आर्ट है। वो आर्ट बनाता नहीं है, वो उससे जीता है अपनी डिस्ट्रक्टिव फिलॉसफी के जरिए। इस पूरे केओस के बीच में सिपियो, जिसके पिता को कैलिगुला नहीं मारा था, आगे आता है और उसकी पोएट्री कैलिगुला के अस्तित्व की सच्चाई को बयान कर देती है। फ्रेंजी विदाउट होप, एक ऐसा जुनून जिसका पूरा होना मुमकिन नहीं। और कैलिगुला वो उसकी कविता को समझ जाता है और उसे विनर डिक्लेयर करता है। सिपियो, शायद अकेला इंसान जो कैलिगुला को सच में समझता है, अब उसे हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा है। और जाते हुए वो कहता है, याद रखना मैंने तुमसे प्यार किया था। इसके साथ ही कैलिगुला का वो आखिरी इंसानी कनेक्शन जो अंडरस्टैंडिंग पर टिका था, वो भी टूट जाता है। अब कैलिगुला अपने आखिरी रिश्ते की तरफ मुड़ता है, सिजोनिया। वो उसे द लास्ट विटनेस कहता है, एक ऐसी गवाह जिसे अब चुप कराना जरूरी है। और ये कोट उसके माइंडसेट को बिल्कुल साफ कर देता है। वो कहता है कि जब वो किसी को मारता नहीं तो अकेला महसूस करता है। सोचिए इस बात को, उसके लिए जिंदा लोगों से ज्यादा वो लोग रियल हैं जिन्हें उसने मारा है। वही उसकी दुनिया को आबाद करते हैं। तो सवाल ये उठता है, कैलिगुला को अपने आखिरी साथी, अपनी आखिरी गवाह सिजोनिया को भी खत्म करने की जरूरत क्यों है? आखिर क्यों? उसका जवाब बिल्कुल साफ है, टू परफेक्ट एट लास्ट, द अटर लोनलीनेस। वो पूरी तरह से अकेला होना चाहता है। अपनी एब्सोल्यूट फ्रीडम की खोज में उसे हर इमोशनल टाई को काटना होगा ताकि वो उस इम्पॉसिबल को पा सके जिसे वो ढूंढ रहा है। और इस तरह वो आखिरी हद भी पार कर जाता है। वो सिजोनिया का गला अपने ही हाथों से घोंट देता है, अपनी अकेलेपन की खोज को पूरा करते हुए, और अपनी इंसानियत की आखिरी गवाह को हमेशा के लिए चुप करा देता है। अब बिल्कुल अकेला कैलिगुला एक आईने के सामने खड़ा होता है और पहली बार अपनी सच्चाई का सामना करता है। आईने में अपनी शक्ल देखकर वो खुद को दोषी मानता है। एक ऐसी दुनिया में जहां कोई जज नहीं, जहां कोई मासूम नहीं, आखिर में वो खुद अपना जज बनता है और खुद को सजा देता है। और फिर वो चीखता है। उसे एहसास होता है कि उसकी सबसे बड़ी मांग, चांद को पाने की जिद, कभी पूरी नहीं होगी। ये चांद उसके लिए इम्पॉसिबल का सिंबल था, दुनिया के मायने बदलने का सिंबल, और वो हार गया। और यहाँ आता है उसकी लाइफ का सबसे बड़ा, सबसे ट्रैजिक रियलाइजेशन। इतनी तबाही मचाने के बाद वो समझता है कि उसने जो आज़ादी चुनी थी वो गलत थी। उसका रास्ता कहीं नहीं जाता। ये आज़ादी अकेलेपन और नफरत के सिवा कुछ नहीं देती। और अब हम पहुंच गए हैं कैलिगुला की इस आज़ादी की खोज के आखिरी सबसे डेवस्टेटिंग अंजाम पर। इस एहसास और अपनी ही रिफ्लेक्शन से नफरत करते हुए वो आईना तोड़ देता है। वो चीखता है कि अगर वो इस दुनिया में आज़ादी नहीं पा सका तो कोई बात नहीं, अब वो इतिहास में अमर हो जाएगा। ठीक उसी पल साजिश करने वाले कमरे में घुस जाते हैं। जैसे ही वो उस पर हमला करते हैं, कैलिगुला के आखिरी शब्द हार की पुकार नहीं है,
वो हंसते हुए चीखता है, मैं अभी भी जिंदा हूँ। ये उसकी आतंकी फिलॉसफी की आखिरी गूंज है, एक आखिरी डिफायंट ऐलान।